मुख्यमंत्री जी के आदेश से कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज से डॉक्टर अजीत प्रधान जी से आग्रह कृपया मंच पर आने की कृपा करें। यहाँ मौजूद ज़्यादातर लोग जेपी के सानिध्य में रहे हैं, जेपी के सहयोगी के रूप में कार्य किया है और उनके सपनों को साकार करने की कोशिश में लगे हैं। बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम है, 2 चरणों में ये कार्यक्रम है। लोकार्पण के बाद खुला सत्र भी है, जिसमें हम अनेक लोगों को सुनेंगे, उनके विचारों से रूबरू होंगे और लेखिका से साक्षात्कार भी करेंगे। हम आप सबका स्वागत करते हैं। चूँकि 6 बजे मंत्री परिषद की बैठक है, बहुत जल्द इस कार्यक्रम को हम परवान चढ़ाना चाहते हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं इस परिसर में मौजूद हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का, शिवानंद तिवारी जी का और आप सब जिनकी जयप्रकाश नारायण जी के विचारों में आप उनको समर्थन करते हैं और उनके जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज से लगभग 119 साल पहले श्री देवकी नंदन लाल जी के पुत्र हरखू दयाल जी और उनकी पुत्रवधू फूल रानी जी को संवत 1959 की विजयादशमी को चौथी संतान हुई थी। वो चौथी संतान जिनके बारे में 1977 में डॉक्टर उमेश चंद्र मधुकर जी ने लिखा, तुम हो सशक्त, तुम हो समर्थ, तुम फिर से नया समा बांधो, तुम त्यागी वीर तपस्वी हो, तुम नई सृष्टि का व्रत साधो, बस यही हमारी गीता है, बस यही हमारी रामायण, हमको इंसान बना दो फिर, जय के प्रकाश हे नारायण। दुनिया उन्हें संपूर्ण क्रांति के प्रवर्तक, 20वीं शताब्दी के महान चिंतक, समाजवादी नव दर्शन के प्रणेता, राजनीति और समाज विज्ञान के मूर्धन्य आचार्य, सर्वोदयी विचारक, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण के नाम से जानती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गांधी लोहिया के सपनों को न सिर्फ जिया बल्कि उनके आदर्शों को एक नए तरीके से दुनिया के सामने रखा। कार्यक्रम का आगाज़ हम आदरणीय विभा सिन्हा जी से अनुरोध के साथ करते हैं कि वो दिनकर की वो रचना, वो कविता जिसकी लयबद्ध आपने की है, वो सब हम सब के सामने प्रस्तुत करें और तब इस कार्यक्रम का विधिवत श्री गणेश हो। विभा जी न सिर्फ जेपी के सानिध्य में रहीं बल्कि महिला चरखा समिति की एक सक्रिय सदस्य के रूप में उस संस्थान को आगे बढ़ाने में मदद करती रही हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया दिनकर की उन कविता को हम सब के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। विभा जी।
है जय प्रकाश वो जिस पर टिकी हुई स्वदेश की आशा है। सोई तूफान का धन्यवाद विभा जी। झंझा सोई तूफान रुका, गुलाबन जा रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरे हुंकारों में। धन्यवाद आपका पुनः, और आप सबका पुनः स्वागत अभिनंदन आज एक ऐसे अवसर पर जब हम जयप्रकाश नारायण के सपनों के भारत को जीने की कोशिश में लगातार प्रयासरत हैं। वैसे तो जयप्रकाश नारायण जी के अनेक किताबें हैं, अनेक पुस्तकें हैं, लेकिन आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हम सब जिसके साक्षी बनेंगे कुछ ही मिनटों में, माननीय मुख्यमंत्री जी गांधीवादी विचारक चिंतक डॉक्टर रज़ी अहमद साहब की मौजूदगी में और आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में जिसका लोकार्पण करेंगे, वो ऐतिहासिक किताब इसलिए भी है कि उसको उन लेखक द्वय ने लिखा है जो जेपी के काफ़ी नज़दीक रहे हैं। हम सब जानते हैं विमल प्रसाद जी जेपी के बहुत ही अनन्य सहयोगी थे। उन्होंने 10 खंडों में जेपी की तमाम चिट्ठियों को, उनके आलेखों को, उनके विचारों को, उनके भाषणों को संपादित करने का पुनीत कार्य किया है। 85 वर्ष की अवस्था में इस पुस्तक को उन्होंने लिखने की शुरुआत की। ये उनकी अदम्य जिजीविषा का एक अनुपम उदाहरण है, लेकिन दुर्भाग्य से वो इस पुस्तक को पूर्ण नहीं कर सके। लेकिन उनकी सुपुत्री सुजाता प्रसाद जी ने ये बीड़ा उठाया और हम सबको इस पुस्तक को अवलोकन करने का अवसर दिया। एक ऐसी पुस्तक जो सबसे अलहदा है, इसमें ऐसे संस्मरण हैं जो अभी तक किसी पुस्तक में नहीं आए। हम स्वागत करेंगे द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, द बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। आप सबका पुनः स्वागत करते हुए मैं जेपी को ट्रिब्यूट करने के लिए इस देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और नवरस के संस्थापक, हम सबके बीच के बहुत ही अच्छे गायक, कलाकार, कला मर्मज्ञ डॉक्टर अजीत प्रधान जी को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो यहाँ आएँ
और जेपी को अपने शब्दों में ट्रिब्यूट करें। डॉक्टर अजीत प्रधान जी, एक जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी। बिहार के वजीर आला इज्जत माब जनाब नीतीश कुमार साहब का यहाँ इस्तेमाल है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किताब के रस्म इजरा लॉन्च के तकरीब में शिरकत के लिए मेरे और हाजिरान महफिल की तरफ से मुबारकबाद कबूल हो। किताब की मुसन्निफा सुजाता प्रसाद को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है, जिन्होंने बिहार ही नहीं कौमी सतह पर चमकने वाले शख्सियत को अपने कलम से हम सबों को रोशनाशा कराया। आज का दिन भी तारीखी है और ये लम्हा भी यादगार, जब हम लोग एक ऐसी शख्सियत, ऐसे रहनुमा पर गुफ्तगू करने को यहाँ जमा हुए हैं जो पैदा तो बिहार में हुए, लेकिन अफकार व नज़रियात, सियासी और समाजी खदमात की बदौलत आलमी सतह पर यानी ग्लोबल लेवल पर एक मुनफरीद पहचान बनाई। यूँ तो बिहार की सियासी मट्टी इतनी जरखेज है, इसने कई मशहूर और मारूफ शख्सियतों को जन्म दिया, जैसे राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। इन्हीं सियासी रहनुमाओं और मुहिब वतन में एक और नाम मुजाहिद आज़ादी जयप्रकाश नारायण का है, जो तहरीक आज़ादी में पेश थे और दोबारा वतन में उस वक्त काम आए जब हिंदुस्तान एक ऐसे माहौल से गुजर रहा था जैसे उड़ती फिरती थी हजारों बुलबुलें गुलजार में, उड़ती फिरती थी हजारों बुलबुलें पर गुलजार में, दिल में क्या आई कि पाबंद नशेबान गए। उस वक्त जयप्रकाश नारायण जी ने स्टूडेंट्स मूवमेंट को एक नई क़यादत की आयाम दी। 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में एक इज्तिमा को खिताब किया। ये तारीख मुझे याद है, मैं घर वालों की नज़रों से बचते बचाते इस इज्तिमा में पहुंच गया, जहां जयप्रकाश नारायण ने मुकम्मल इनकलाब का ऐलान किया, जिससे वो दोबारा हिंदुस्तान के सियासी उफक पर छा गए और हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा कर दिया। छपरा जिले के सिद्धार्थ दियरा का यह लाल, जो बचपन का बाउल और जवानी का लोक नायक, एक जंगजू रहनुमाई वो बगावती तेवर रखने वाला रहनुमा थे। उनका कहना था, खामोश मिजाजी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। जयप्रकाश जी ने गुर्बत से मुकाबला कर अपनी तालीम को आला से आला तरीन बनाया और ज़िंदगी की तजुर्बात सीधे ज़िंदगी से ही हासिल किया। इसलिए उनकी फ़िक्र में इंसानी हमदर्दी का फैक्टर बहुत नुमाया था। उनकी पूरी ज़िंदगी समाज से मसावात कायम करने की मुसलसल कोशिश का नाम है। जेपी की ज़िंदगी से ये अहम सबक मिलता है कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं और वाकई आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, हर मज़हब, हर जात के इंसान को एक मकाम पर देखना चाहते हैं, तो फिर आपको त्याग के जज्बे से काम करना होगा। और इसका बेहतरीन नमूना उस वक्त नज़र आया जब उन्हें सदर जमहूरियत हिंद यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओहदा पेश किया गया। उन्हें महसूस हुआ कि अगर इसे कबूल किए तो वो एक सोने के पिंजरे में कैद होकर आवाम से दूर हो जाएंगे, लिहाजा उन्होंने ये पेशकश कबूल नहीं की। ऐसे बशर यानी ऐसे इंसान जिस पर खुद इंसानियत को नाज हो, अब हमें कहीं नज़र नहीं आता। जिसकी अदा अदा पे है इंसानियत को नाज, जिसकी अदा पे है इंसानियत को नाज, मिल जाए काश ऐसे बशर ढूंढते हैं हम। धन्यवाद डॉक्टर अजीत प्रधान जी।
अब हम सब इससे पहले कि पुस्तक के लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करें, उससे पहले हम सब ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आखिर ये पुस्तक कैसे लिखी गई, कैसे इस पुस्तक की योजना बनी और इस वक्त मौजूद पुस्तक की लेखिका आदरणीय सुजाता प्रसाद जी ने कैसे इसका ताना बाना बुना, कैसे इस पुस्तक जब अधूरी रही तो उनके मन में इच्छा जागी कि इस पुस्तक को पूर्ण किया जाए। तो मैं बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही आदर के साथ बिहार की बेटी, जिनके पिता भी न सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी के सहयोगी रहे बल्कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर भी रहे, अनेक किताबें लिखी इंडियन हिस्ट्री और इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर। वो Nepal में 1991 से 95 तक एम्बेसडर भी रहे। आपका योगदान भी सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेती हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच हैं इस पुस्तक के साथ। मैं आपको बहुत ही आदर के साथ आवाज़ देता हूँ, इस पुस्तक के बारे में हम सबको बताएं और इसके बाद हम सब इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री जी को आग्रह करें। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सुजाता प्रसाद। ये मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक क्षण है। सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि इस पुस्तक का, जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, का लोकार्पण हमारे देश के विकास पुत्र के द्वारा हो रहा है और एक ऐसे शख्सियत के द्वारा हो रहा है जिन्होंने जो छात्र आंदोलन यहाँ छिड़ा हुआ था उसमें एक अग्रगणी नायक की भूमिका निभाई थी। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि इस पुस्तक का लोकार्पण यहाँ गांधी संग्रहालय में हो रहा है। प्रोफेसर रज़ी अहमद, जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनके समक्ष। रज़ी अहमद जी जेपी के बहुत क्लोज थे और बहुत कम लोग यहाँ ये जानते होंगे कि वो मेरे पिताजी के पहले पीएचडी स्टूडेंट थे। इस कारण हम लोग का रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज है और रज़ी अहमद जी, इनको मैं मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप यहाँ आए। इनको 102, 103 बुखार है, लेकिन तब भी वो मेरे लिए यहाँ आए, इस पुस्तक के लिए यहाँ आए। मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ आपको। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, द मेटाफर ऑफ the dream, worked at different levels, at many levels for me. बहुत स्तर पे इस स्वप्न ने काम किया। सर्वप्रथम ये ड्रीम जयप्रकाश जी का स्वप्न था जो उन्होंने देखा। एंड स्ट्रेंजली, पैराडॉक्सिकली, उन्होंने स्वप्न कहाँ देखा? उन्होंने ये स्वप्न कैपिटलिज्म के गढ़ में, पूंजीवाद के गढ़ अमेरिका में देखा, जब वो 1922 और 1929 के बीच में वहाँ पढ़ने गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, आयोवा और उसके बाद मैडिसन में, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में उन्होंने जाके पढ़ाई की और वहाँ मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म से उनका साक्षात्कार हुआ। यह साक्षात्कार अद्भुत था। वो बिल्कुल इस आइडियोलॉजी को उन्होंने इस तरह से आत्मसात कर लिया कि अंग्रेज़ी में लिखी हुई कोई भी पुस्तक, मार्क्स की, एंजल्स की, लेनिन की, ट्रॉट्स्की की, प्लेखानोव की और ऐसे लोगों की भी जिनका जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हुआ था, लेकिन उनके एक मित्र थे, पोलिश मित्र, जिनकी मदद से उन्होंने उन पुस्तकों को भी पढ़ने का और उनको समझने का प्रयत्न किया, जिसमें कार्ल कॉट्स्की थे, रोज़ा लक्समबर्ग थी। वो कम्युनिस्ट सेल के मेंबर बने, अमेरिका के कम्युनिस्ट स्टूडेंट सेल के। और उसके बाद जब वो भारत आए, उन्होंने भारत में उनके मन में, उनके पूरे मस्तिष्क में और हृदय में ये ख्याल था कि जिस तरह का रूस का अक्टूबर 1917 का रेवोल्यूशन हुआ,
उसी तरह का रेवोल्यूशन भारतवर्ष में भी हो। वो इसी ख्याल से भारत आए, और जब भारत आए तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने कांग्रेस के जो लेबर विंग था उसके लिए काम किया, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान भूमिगत तरीकों से उन्होंने इस मूवमेंट को, कांग्रेस को जीवित रखा। इसके बाद एक बड़ा दिलचस्प दौर आया उनके जीवन का, 1932 का, जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और वो बंदी बन के नासिक जेल में गए। नासिक जेल उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। उसने उनके जो ड्रीम्स थे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के, उनको विंग्स दिए। कैसे? वहाँ पे समाजवादी जिनको हम कह सकते हैं महानायक जो बाद में बने, उनमें से बहुत लोगों से उनका साक्षात्कार हुआ। यूसुफ मेहर साहब से, मीनू मसानी से, अशोक मेहता से, बाद में राम मनोहर लोहिया जी से, कमला देवी चट्टोपाध्याय से, पुरुषोत्तम त्रिकमदास से, ऐसे बहुत लोगों से उनका साक्षात्कार हुआ। सबने एक कलेक्टिव सपना देखा। वो सपना था कांग्रेस को भीतर रेडिकलाइज करने का और उसको एक ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट बनाने का एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल का। जब वो जेल से निकले, उसकी कहानी बहुत खूबसूरती से यूसुफ मेहर ने, जो संभवतः सबसे प्रथम पुस्तक लिखी गई थी जयप्रकाश नारायण पे, वो यूसुफ मेहर की लिखी हुई 1946 की एक छोटी सी सुंदर सी पुस्तक है जिसका नाम है जेपी टुवर्ड्स स्ट्रगल। उसमें उन्होंने कहा है कि जब जेपी 1933 में जेल से निकले तो उनके मन में एक स्वप्न था, एक संकल्प था, एक विजन था, और उसी विजन के चलते कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मैं इमेजिन कर रही हूँ अक्टूबर के महीने में बॉम्बे में जो पहला अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस के ध्वज के साथ साथ मार्क्स और लेनिन के पोर्ट्रेट्स भी लहरा रहे थे। जेपी उस समय मात्र 32 वर्ष के थे। 34 वर्ष की ही उम्र में जेपी एक बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थ्योरिटिशियन के रूप में उभरे, जब उन्होंने अपनी एक बहुत सेमिनल पुस्तक वाइट सोशलिज्म की रचना की। उसका जो 3rd चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने सारे ऑल्टरनेटिव्स टू सोशलिज्म का बहुत ज़बरदस्त क्रिटिक किया और गांधीइज्म को उन्होंने उसमें डेंजरस डॉक्ट्रिन करार किया। यही शख्सियत था जो बाद में चल के गांधी के इतना बड़ा भक्त बन गया कि प्रभावती जी जो उनकी पत्नी थी, जो मेरी नानी थी, जेपी एक्चुअली रिश्ते में मेरे माँ के मामा लगते थे, वो कई दफ़े उनके आँख में आंसू आ जाते थे और वो कहते थे कि काश गांधी जीवित रहते जब जेपी पूरे गांधी जी के सबसे परम भक्तों में से एक बन गए। तो खैर ये भी एक अलग वाक़या है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में उनका क्या रोल रहा, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, इसके लिए आपको मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1934 से 1948 का जो दौर रहा, वो मुझे लगता है भारत में सोशलिज्म का एक गोल्डन पीरियड था। 19 एक और पड़ाव जो आया ये लाइफ में, वो आया अगस्त क्रांति के टाइम। वो आया 1942 में, जब लगभग पूरी जो कांग्रेस लीडरशिप थी जेल में बंद थी, और जेपी ने देखा वो भी जेल में बंद थे, वो हज़ारीबाग जेल में बंद थे, पर उनको लगा कि नहीं, ये मौका है कि मुझे किसी तरह से बाहर निकलना होगा, और भूमिगत आंदोलन के ही तहत किसी भी तरीके से हमारा जो ये आंदोलन है, एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल है, इसको आगे बढ़ाना होगा। आप सोचिए उस व्यक्ति के अदम्य साहस का, ये अविश्वसनीय है कि 17 फुट हाई वॉल को उन्होंने स्केल किया 5 लोगों के साथ, अपने 5 साथियों के साथ, और वो चले गए किसी पुलिस की नज़र बचाकर नेपाल के सदर नेपाल के तराई में। एक उन्होंने दस्ता बनाया जिसका नाम था आज़ाद दस्ता। ये आज़ाद दस्ता एक्चुअली
मुझे लगता है शे ग्युवेरा का जो बोलिविया वगैरह में मूवमेंट हुआ उससे कहीं कम पावरफुल नहीं था। इसकी जो गूंज थी, इसका रेजोनेंस था। मैंने बहुत सारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट उस समय का पढ़ा होम मिनिस्ट्री की मदद से, और मैंने पाया कि शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और पूर्णिया, संथाल परगनास और बांका, मुंगेर, भागलपुर, सब जगह इस मूवमेंट का रेजिडेंस था। आज़ाद दस्ता इस मूवमेंट का नाम था, उसका रेजिडेंस था। लेकिन 40 के दशक समाप्त होते होते जेपी को थोड़ा सा जो उनका मार्क्सिज्म लेनिनिज्म था उससे थोड़ा रुझान कम हो गया। क्यों हो गया, ये परिवर्तन कैसे आया, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। क्योंकि जो स्टालिन के जो पर्जेस और ट्रायल्स की स्टोरीज़ थे वो आने लगे, और जेपी ये भी चाहते थे कि पूरा सोशलिस्ट मूवमेंट एक हो जाए। वो बहुत प्रयत्न उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट को इस मूवमेंट से जोड़ा जाए, लेकिन वो इस बात से बहुत हताश हो गए कि कम्युनिस्ट जो थे वो कॉमिंटर्न का ही डिक्टाट मान रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो रशिया के 5th कॉलमनिस्ट थे। इससे बहुत ही अपसेट होकर के जेपी ने फिर गांधीज़म का रास्ता पकड़ा। उन्होंने नैतिकता की बात पे बहुत गौर और विचार करने लगे। 1952 में पूना में उन्होंने 3 हफ्तों का एक बहुत कड़ा उपवास रखा आत्मशुद्धि के लिए, और इस आत्मशुद्धि के उपवास के दौरान उन्होंने सामाजिक नैतिकता के मूल्यों पे ध्यान दिया, और डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म से उन्होंने कहा कि अब मेरा थोड़ा सा नाता ख़त्म हो रहा है और मैं इसकी ओर बढ़ रहा हूँ। तो ये एक और पड़ाव था जेपी के जीवन में। 1960s फिर उसके बाद उन्होंने सर्वोदय का रास्ता पकड़ा, और ये रास्ता उन्होंने लगभग 1970 तक 71 तक ये रास्ता पे चलते रहे, वो गांधीयन रास्ते पे। 1960s के दशक में जेपी ने कहना शुरू किया कि गांधी का जो रेवोल्यूशन था वो अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन था। उन्होंने कहा कि एक दूसरा रेवोल्यूशन शुरू करने की ज़रूरत है, जिसमें हम गांधी के जो अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन के पहलू हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल हो, वो मॉरल हो, उनको हमें आगे ले जाना है। 1969 का वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट वर्ष था, वो गांधी सेंटिनरी ईयर था। जेपी जगह जगह गए, बगल में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट गए, जादवपुर यूनिवर्सिटी गए, कैनबरा गए, काबुल गए, कई सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में गए, और सब जगह उन्होंने गांधी जी के अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन की बात की। उसके बाद क्या हुआ ये मैं चाहूँगी कि रज़ी अहमद जी बताएं, मेरी किताब, और आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों ने मूवमेंट में इतना अहम हिस्सा लिया कि आप सभी इन बातों के जानकार ही होंगे। पर जो नवनिर्माण गुजरात का मूवमेंट शुरू हुआ वो जेपी के मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है 1974 की। लेकिन जेपी ने तो पहले ही पौनार में वो गए थे दिसंबर 1973 में, तभी उन्होंने कहा कि द मोमेंट ऑफ रेवोल्यूशन हैज़ कम, इट्स हियर एंड नाउ। और वो यूथ फॉर डेमोक्रेसी का उन्होंने गठन किया। उनको युवा शक्ति में बहुत ही विश्वास था। अब मैं एक दूसरे ड्रीम पे आ रही हूँ, मेरे पिताजी का ड्रीम। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मेंशन करना। मेरे को ऑथर डॉक्टर बिमल प्रसाद, आई एम वेरी लकी टू बी हिज डॉटर। मेरे छोटे भाई यहाँ मौजूद हैं, संजय। एंड so my father actually was an 18-year-old young man when he heard about JP's audacious exploits in Hazaribagh jail. He was mesmerized like the rest of the country and the rest of the young people. JP was the poster boy of revolution. उनका जेपी से जो पहला साक्षात्कार हुआ वो 1946 में हुआ, जब जेपी बहुत लंबे समय के बाद लाहौर जेल और आगरा जेल से छूट करके आए तो पटना में उन्होंने 21 अप्रैल में 1946 में बगल के गांधी मैदान में पहली बड़ी आम सभा की। उस आम सभा में मेरे पिताजी मौजूद थे, वहाँ दिनकर जी भी मौजूद थे,
और अभी विभा सिन्हा जो जेपी की फॉस्टर मुँह बोली डॉटर थी, उन्होंने जो सुंदर सा गीत हमें सुनाया, वही गीत दिनकर जी ने उस ओकेजन के लिए लिखा था। मेरे फादर मंत्र मुग्ध हो गए। उसके बाद व्हीलर सेनेट हॉल में जेपी का भाषण कुछ ही महीनों बाद, जब उन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ जोरदार भाषण दिया और उन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिक ताकत है इस देश की, वो सबसे बड़ी देशद्रोही है। उनका ये भाषण सुन के तो मेरे पिताजी में पूरे उनके भक्त ही हो गए। इस बीच जेपी के कारण मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों मिले और दोनों का विवाह हो गया। फिर 1948 से लेकर 1965 तक मेरे पिताजी ने अध्यापन किया पटना यूनिवर्सिटी में, और पटना यूनिवर्सिटी में ही मगध महिला कॉलेज में मेरी माँ पढ़ा रही थी। इस दौरान जेपी से उनका बराबर आना जाना लगा रहता था। एक छोटा सा दौर था, छोटा 4-5 साल का दौर था 1955 का, जब मेरे पिताजी को फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिला और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपने पीएचडी के लिए चले गए। मेरी माँ भी उस वक्त अपने मास्टर्स के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गई। फिर वो लोग वापस आए और फिर पिताजी उसके बाद जेएनयू अध्यापन के लिए चले गए। पर मुझे लगता है कि मेरे जो फादर का इंगेजमेंट जेपी के थॉट और जेपी के लेगेसी से था, वो संभवतः जेपी के निधन के बाद और गहरा होता चला गया। उनको लगा कि he felt he had to carry forward the legacy of JP। उन्होंने अपनी सर्वप्रथम पुस्तक जो जेपी के ऊपर लिखी थी, जिसका नाम था सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, वो भले ही 1964 में लिखी, वो उनके जेपी के ही सिलेक्शंस जो राइटिंग्स के थे उनको इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद 1980 में उनकी किताब आई द रिवोल्यूशनरीज क्वेस्ट। 1985 में उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी जो गांधी, नेहरू और जयप्रकाश पे आधारित थी। इट वॉज कॉल्ड स्टडीज़ इन लीडरशिप। फिर उसके बाद 1991 में उनकी पुस्तक आई क्वेस्ट एंड लेगेसी। जब वो अपने व्हेन माय फादर वाज इन हिज 80s, तो उस दिलेर व्यक्ति ने स्टार्ट किया जेपी के सारे जो काम हैं उनको सिलेक्टेड वर्क्स में उनको डालने लगे और 10 वॉल्यूम्स निकाले सिलेक्टेड वर्क्स के, नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी के एक प्रोजेक्ट के तहत। जब वो 90 साल के करीब हो रहे थे, तब उनको जेपी का एक्चुअली पूरे लाइफ पर उनको जेपी को दिया ये प्रॉमिस ज़रूर याद था। जब वो रेवोल्यूशनरीज क्वेस्ट पे काम कर रहे थे तो जेपी को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक अच्छी अथॉरिटेटिव बायोग्राफी आपके ऊपर लिखूंगा, क्योंकि उसके पहले जो अजीत भट्टाचार्य जी ने बहुत सुंदर बायोग्राफी लिखी, वो 1974-75 तक आके उसका अंत हो गया। तो मेरे फादर में ये इच्छा जगी कि वो अपने उस प्रॉमिस को पूरा कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए। और उनके द्वारा जो लिखे गए नोट्स थे और उनकी किताबें थी, मेरे लिए टेलिस्मैन के रूप में उन्होंने काम किया और मैं उनके इस कार्य को समाप्त करने में लग गई। मैं एक छोटी सी बात करके अंत करना चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, मेरी माँ की भी जो आखिरी किताब थी वो कस्तूरबा, कमला और प्रभावती के भावनात्मक और इमोशनल जो संबंध थे उनका रेखा चित्र थी उनकी। वो किताब जो वाणी पब्लिकेशंस ने पब्लिश की थी, वो हिंदी में लिखती थी। बहुत ही सुंदर किताब थी वो, और उसने भी मुझे प्रेरित किया इस किताब को थोड़ा सा पर्सनल एंगल देने में। सर, अब मैं समाप्त करना चाहती हूँ। मैं जेपी की जीवनी, मुझे लगता है कि ये जीवनी जो भी लिखता वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो 20वीं शताब्दी की शायद सबसे रोमांचक जीवनियों में से है। गोपाल कृष्ण गांधी ने मेरी पुस्तक के ब्लर्ब में लिखा है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने गांधी के समान ही देश के पॉलिटिकल कॉन्शियंस को जीवित रखा, और उनका जो इनक्रेडिबल लाइफ है
उसको हमें बराबर इट शुड बी टोल्ड एंड रीटोल्ड, इट शुड बी रिटन एंड री रिटन। इसी का एक छोटा सा प्रयास ये पुस्तक है, छोटी सी प्रयास। और जो जेपी की का रेवोल्यूशनरी क्वेस्ट था और रेवोल्यूशनरी लेगेसी थी, उसी को आगे ले जाने का ये प्रयास था। मैं आशा करती हूँ कि वो लेगेसी रहेगी। और जैसे हमारे परिवार में उसने 2 पीढ़ियों को प्रभावित किया, मेरे बड़े भाई 2 बार जेल गए, मेरे ब्रदर इन लॉ 6 महीने मुजफ्फरपुर जेल में रहे, वैसे ही आई एम होपिंग कि अगली पीढ़ियाँ भी उस लेगेसी से प्रभावित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। सचमुच ये किताब हम सब के लिए न सिर्फ पठनीय बल्कि उसे पढ़कर जीवन में समाहित करने के लिए प्रेरित करेगी। मार्क ट्वेन ने एक बार लिखा था, कुछ किताबें देख के छोड़ देने की होती है, कुछ किताबें उलट पुलट कर कुछ पढ़ने की होती है, और कुछ किताबें पढ़कर अपने आप में उसको घोट जाने की होती है, उसको पचा लेने की होती है। ये आपकी किताब उसी तरह की होगी और जल्द इसका हिंदी संस्करण भी आएगा। और आज हम सब पाठकों के लिए खुशखबरी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात से खुश होंगे कि प्रकाशक ने इस पुस्तक को यहाँ पर वितरित करने की भी योजना बनाई है। यानी हम सब घर जाएंगे तो एक पुस्तक अपने साथ लेके जाएंगे। मुझे लगता है ये सब हम सब की तरफ से इस पुस्तक के प्रकाशक को एक धन्यवाद कहने की ज़रूरत है कि वो गिफ्ट उन्होंने हमें दिया है। इसमें भूमिका लेखिका महोदया का भी है, धन्यवाद। और अब मैं बिना कोई समय लिए आपका ये कहते हुए कि आप बहुत सचमुच विदुषी हैं, गांधी पर भी आपने किताब लिखी है और मेरी जानकारी है कि 4थी पुस्तक है आपकी। मैं रज़ी अहमद साहब से अनुरोध करता हूं कि चंद शब्द इस मौके पे ज़रूर कहें, उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा इस पुस्तक का लोकार्पण करें। रज़ी अहमद साहब, एक जोरदार तालियों के साथ रज़ी अहमद साहब का स्वागत। मुख्यमंत्री जी, सुजाता जी और मेरे मित्र, मैं बीमार हूँ जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज का ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। वजह सुजाता जी हैं, ये हमारे गुरु, जिसको हिंदुस्तानी टर्म में गुरु कहा जाता है। आज स्कूल कॉलेज के टीचर को नहीं, जो गुरु होता है, जिन्होंने करियर बनाने में हमारे साथ बहुत बड़ा कदम उठाया, उस गुरु की बेटी है ये। इनको हमने बचपन से जो है देखा, बड़ी हुई, इनकी शादी में मैं शरीक हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा और मुझे भी इसमें शरीक होने का मौका दिया। सेहत ठीक नहीं होने की वजह से मैं इसमें ज़्यादा मौका नहीं दे सका। मैं इनकी दीर्घायु के लिए, इनके हस्बैंड की दीर्घायु के लिए, इनके बाल बच्चों की दीर्घायु के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस किताब को लोग पढ़ें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। मैंने कुछ बीमार रहने के बावजूद कुछ पन्नों को उलट कर देखा है। ये इंडियन हिस्ट्री के लिए, पढ़ने वालों के लिए, इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए इस किताब को तो पढ़ना बहुत ही लेटेस्ट। रेडिकलिज्म में भी जो जिनको बिलीव है उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी किताब है, स्कॉलरी किताब है, स्कॉलरी किताब है। इसमें कहीं पर से कोई शक नहीं की जा सकती है, उंगली नहीं उठाई जा सकती है। एक स्कॉलर की किताब है और स्कॉलरली लिखी गई है। मैंने शब्दों के साथ आपको मुबारकबाद देता हूँ सुजाता जी, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। आपकी जिजीविषा को सलाम करते हैं और एक पिता तुल्य होने के कारण आपने जो आशीर्वाद लेखिका को दी है, हम सब उसको भी सलाम करते हैं। धन्यवाद रज़ी अहमद साहब, आपकी मौजूदगी ही हम सब के लिए आशीर्वाद है और आपका सानिध्य हम सबको मिलता रहे, हम सब दुआ करते हैं। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पुस्तक का लोकार्पण करने की कृपा करें। आप खुद जेपी के न सिर्फ अनुयायी हैं, बल्कि जेपी के साथ आपने लंबी जिंदगी जिया है। इस देश को संपूर्ण क्रांति देने के लिए आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुस्तक
द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, द बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। रजी अहमद साहब से, डॉक्टर अजीत प्रधान जी से और सुजाता प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया इस पुस्तक को लोकार्पित करने की कृपा करें। और वो क्षण हम सब के लिए तालियों के साथ हम सब इसका स्वागत करते हैं, इस क्षण का। जैसा कि रजी साहब ने कहा कि इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़ने जानने वालों के लिए किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने खुद ताकीद की है इसको पढ़ा है तबीयत ख़राब रहने के बाद भी। और ये ज़रूरी है कि हम सब अपने पुरखों को, अपने बुज़ुर्गों को और जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनको पढ़ें, समझें, उनको गुनें और उनको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करें। धन्यवाद सर। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। एक जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अभिनंदन, स्वागत सर। यहाँ उपस्थित गांधी संग्रहालय के सर्वे सर्वा जनाब डॉक्टर रजी अहमद साहब, आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ, लेखिका श्रीमती सुजाता प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के पुराने साथी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद भाई रविशंकर प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद श्री राजीव प्रसाद रूडी जी, लेखिका के पतिदेव और बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, डॉक्टर रजी अहमद साहब के सुपुत्र और गांधी संग्रहालय के संयुक्त सचिव जनाब आसिफ वसी साहब, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ अजीत प्रधान जी, जेपी के विचारों से प्रभावित यहाँ उपस्थित सभी महानुभावगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं बधाई देता हूं श्रीमती सुजाता प्रसाद जी को कि इन्होंने जेपी पर किताब लिखी और इस किताब की शुरुआत इनके पिताजी ने, प्रोफेसर विमल प्रसाद जी ने किया था, जैसा सबको बताया गया। और मुझे भी इन्होंने बताया था कि उन्होंने किताब लिखना शुरू किया, वो काम पूरा नहीं हो सका, तो इन्होंने उस काम को पूरा किया और उसके बारे में संक्षेप में कई बातों की चर्चा सुजाता जी ने की है। मैं उनको बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छा काम किया है। जेपी के ऊपर आप लोगों ने शुरू से लेकर के उनके जीवन भर का, उनके काम के बारे में आपने पुस्तक लिखी है। हम इनको बधाई देते हैं। और इनके पिताजी के बारे में तो सारी बातें कही गई। वो तो प्रोफेसर भी थे और जैसा कि आप सब लोगों को बताया गया कि 1991 से 1995 के बीच में नेपाल में भारत के राजदूत थे। और जिस तरह से उन्होंने अपने पिताजी के बारे में भी सब जानकारी दी, अपने और लोगों के बारे में जानकारी दी, ये जान करके बहुत खुशी हुई है। और जेपी के बारे में जितनी बातें कही, एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का जो कुछ भी आज जो राजनीति में है, तो आखिरकार जो हम लोग छात्र जीवन में थे और उसके बाद जो शुरू हुआ यहाँ पर मूवमेंट, छात्र आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पर हमारे रविशंकर जी भी बैठे हुए हैं, अनेक लोग। ये सब जो शुरू किया हम लोगों ने, वहाँ पर काम शुरू किया और उसी समय सबकी इच्छा थी कि भाई जेपी को कहा जाए कि वही नेतृत्व करे
वही सही दिशा में कोई काम कर सकते हैं। हम लोग सब मिल करके उनको आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया, और फिर जो बातें उन्होंने कही उसी को हम लोगों ने स्वीकार किया, और उसके बाद से वो जेपी मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। और जेपी मूवमेंट जो शुरुआत बिहार से हुई, एक बात अच्छी तरह आप जान लीजिए, वो जो यहाँ से जो शुरुआत हुई, असल में इसी का असर पूरे देश पर पड़ा जब जेपी के नेतृत्व में हुआ, और जितनी बातें उन्होंने कही और जो आज तक हम लोगों का जो मार्गदर्शन है वो उन्हीं का है। एक एक चीज़ को हम लोगों ने ध्यान में रखा, और आगे जब भी आज काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया तो हम लोग उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हर तरह से जो कुछ भी पूरा काम, और जैसा कि आप लोगों ने बताया, वो तो प्रभावित हुए थे जो पढ़ने गए थे अमेरिका में, और वहाँ से तो कम्युनिज्म का असर पड़ा, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर आए और बहुत दिनों तक उन पर असर था, लेकिन धीरे धीरे जो यहाँ की देश की स्थिति को देखते हुए वो समाजवादी हुए, और सब समाजवादियों के साथ मिल करके और उनका नेतृत्व करके उन्होंने जब देश में काम किया, जब 1942 में जब हुआ, और वो तो खुद जेल में थे, और बापू ने जब आह्वान किया वो गए अंदर, सबको जेल में अंग्रेजों ने बंद किया, लेकिन जेपी तो निकल करके आए जेल से बाहर, भाग करके निकल गए वहाँ से, और उसके बाद, और इसी तरह से लोहिया जी, तो कई लोग जो निकले, और उसके बाद जो आज़ादी की लड़ाई को जिस तरह से उन्होंने गति प्रदान की और जो समाजवादी रूप में सारा काम किया, तो इस सबको मालूम है। तो जेपी का जो योगदान है वो तो बहुत बड़ा योगदान है, और ये बात अलग है कि जब इन लोगों ने मिल करके कांग्रेस पार्टी के अंदर जो काम किया और उसके बाद अलग पार्टी बनाने की कोशिश की, तो इस सब लोग तो बाद में अलग हो गए कांग्रेस से और चुनाव लड़े, चुनाव में सफलता नहीं मिली, तो जेपी को जो तकलीफ हुई उसके बाद राजनीति छोड़ दी। तो बहुत कुछ बातों की चर्चा आपने की है और ये सही बात है, लेकिन जो जेपी के विचार उसको देखते हुए और जिस तरह से जो बात हुई 1974 से जो फिर उन्होंने जो काम किया, जो जेपी मूवमेंट कहलाता है, और जिस तरह से देश भर में फैला, तो आप जानते हैं कि जेपी को तो फिर इतने दिनों के बाद फिर से राजनीतिक रूप उनका सामने आया, और जिस तरह से और कैसे पूरा जीत गया। कांग्रेस पहली बार हारी, लेकिन ये बात अलग है कि उनके ही दबाव में 4 पार्टियां जो मिल गई, जिसमें परस्पर विरोध था, लेकिन फिर भी मिलकर के कुछ दिन काम किया, बाद में वो टूट गया, अलग हुए, ये अलग बात है। और जेपी की जो तबीयत खराब हो गई और जेपी रहे नहीं, तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी बात को सुन करके और जो उनका विचार है उसी को ध्यान में रख करके हम लोग सारा का सारा काम करते रहते हैं। और जेपी ने तो अनेकों काम किया, ये सब आपको मालूम है कि उनके तरफ से कितने तरह से काम समूचा किया गया। शेखो देवरा में भी उन्होंने एक आश्रम बनाया। जब हम लोगों को मालूम था बहुत पहले से, तो हम तो एक बार वहाँ गए, वहाँ रुक गए और देखा कि किस तरह से जेपी ने काम किया। जब वो राजनीति छोड़ करके वो इन सब चीज़ों का काम कर रहे थे, तो वहाँ पता चला कि किस तरह से वो खुद कहाँ से कोई सामान ला करके उसका निर्माण करा रहे थे। एक एक चीज़ के बारे में जो जानकारी मिली कि तो जेपी का तो भाई अद्भुत भूमिका उनकी रही। लेकिन 74 के बाद जो कुछ भी हुआ और इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, इनके बारे में जो बातें कही गई कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा, और इसी से उनके मन में जो पूरे तौर पर बात आई, और तब जा करके उन्होंने जो नेतृत्व किया और उसके चलते देश में जो एक रूप आया। और हम लोग तो सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई हम लोग जो भी काम कर रहे हैं यहाँ वो सीधे, और आज जब आप लोगों ने यहाँ पर गांधी संग्रहालय में इस पुस्तक को प्रस्तुत करने के लिए ये जो कार्यक्रम रखा, बड़ी खुशी की बात है। आखिर जेपी पर तो सबसे बड़ा असर तो बाद में तो बापू का ही पड़ा, गांधी जी का ही पड़ा, और लोहिया जी के साथ उनका अच्छा संबंध, बीच में ठीक संबंध भी नहीं, बाद में तो पहले ही चले गए लोहिया जी।
और लोहिया जी तो उनको चाहते थे, जब वो जीवित थे वो चले गए 67 में ही, उसके पहले ही वो चाहते थे कि जेपी आगे आवे, फिर छोड़ करके ये राजनीति में फिर आवे, तो एक अलग बात है। तो जो भी बात है, हम लोगों को जितना भी काम करने का, समझने का, छात्र जीवन में ही सब लोगों के बारे में जानने का मौका मिला, जो कुछ भी देखा, तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं वो सीधे सीधे गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, इनके विचारों को ही ध्यान में रख करके हम लोग सारा काम और यहाँ समाज के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। और आपने लिखा है, हम तो यही चाहते हैं कि भाई जेपी के विचार को, बापू के विचार को, लोहिया जी के विचार को, ये सब जो विचार है और इन लोगों का जो मत है देश को आगे बढ़ाने का, हमारी एक ही इच्छा है, जो हर काम हम लोग तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी इच्छा मन में है कि नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज़ के बारे में समझ और जानकारी हो। आपने किताब लिखी है, बहुत अच्छी बात है, और सब लोगों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और वैसे भी पहले से कोशिश होती है, लेकिन ये सब चीज़ करने से बहुत अच्छा होगा। और जेपी के बारे में तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जितना भी काम किया है वो सब काम हम लोग करते रहते हैं। और आप इस बात को जान लीजिए कि जेपी का जो गांव है, घर है, वहाँ पर हम लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय का निर्माण करवाया। जो उनका गांव था वहाँ जाकर के हम लोगों ने देखा और कहा कि भाई यहाँ पर इनका बनना चाहिए। भले ही गांव में बहुत कम रहते थे, लेकिन वहाँ पर जो किया गया है वो भी देखने लायक है, किस तरह से वहाँ एक एक चीज़ का निर्माण कराया गया है। और ये काम शुरू कराया गया, जब हम लोगों ने इसको शुरू करा दिया, और अंत में इसका 18 जनवरी 2018 इसका उद्घाटन हुआ। और उसके बाद वहाँ पर उसका काम है, और राज्य सरकार का एक दायित्व है कि एक एक तरह से उनके उन सब चीज़ों को देखना। और अच्छी तरह से जान लीजिए कि वहाँ पर बहुत तरह की बात होती है। लोकनायक के जीवन और संपूर्ण क्रांति से संबंधित 500 मूल छाया चित्र प्रदर्शित है वहाँ, और लगभग 800 पुस्तकों का संग्रह है। साथ ही लोकनायक एवं संपूर्ण क्रांति से संबंधित विभिन्न संस्थाओं और निर्मित फिल्मों के 28 सीडी का संग्रह किया गया है। जेपी पर तो बहुत लोगों ने पुस्तकें लिखी है, वो सब तो वहाँ है ही, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने जो पुस्तक लिखा है इसको भी वहाँ हम लोग रखवाएंगे, ताकि सब लोग वहाँ से भी इसको एक एक चीज़ को जाने। और आप लोगों ने जो लिखा है उनके बारे में इतना आकलन और अध्ययन किया है, वह सिर्फ वहाँ पर भी रहेगा। और आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों को जब भी मौका मिला है तो जेपी के नाम को कभी हम लोग भूल सकते हैं। ये जो जेपी सेतु बना, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री, उन्हीं से तो हमने यहीं पर आकर के गांधी मैदान से ही तो उसकी शुरुआत किया, जेपी सेतु का। तो एक एक काम जो करवाया गया जेपी के नाम से, और जेपी गंगा पथ बनवा रहा है। आप ये जान लीजिए कि सड़क पतला, आबादी इतनी है, तो हम लोगों ने कई साल पहले 14 में ही डिसाइड किया। अभी उसके जो हमारे सेक्रेटरी उस समय थे वो भी हैं, अभी भी जिम्मेवारी दिया है, बैठे हुए। तो इसका काम 13 में ही हम लोगों ने इसका शिलान्यास करवाया, और वो जेपी गंगा पथ बन रहा है। और ये जेपी गंगा पथ बनेगा ताकि लोगों को आने जाने में जो दिक्कत होती है, इतनी बड़ी आबादी है, तो उसके चलते एक गंगा पथ के किनारे वो सड़क बन रहा है ताकि सब लोगों को सुविधा हो। और बिहार में जो आंदोलन चला, तो जितने हमारे जेपी सेनानी लोग थे, उनके सम्मान की योजना जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया बिहार के लोगों ने 5 नवंबर में, और उसके बाद से ही हम लोगों ने तय करके यहाँ पर जेपी सेनानी हैं, उनके सम्मान योजना की शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने काम किया। और उसमें ये काम हुआ कि जो लोग भी, जो उस समय का आंदोलन था उस सिलसिले में, और बाद में तो इमरजेंसी लागू कर दिया था केंद्र ने, सबको पता है। तो उस बीच में जो 1 साल 1 महीने से 6 महीने की अवधि में जो लोग भी जेल में गए, उनको 5,000 रुपया प्रति माह, और जो 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे जेपी सेनानी, उनको 10,000 रुपये।
अब आज ही आपका ये पुस्तक का विमोचन था, आज ही हम लोगों ने सोचा, कहा कि भाई जब जेपी सेनानी के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, आज जेपी के पुस्तक का भी प्रकाशन करने जा रहे हैं, तो एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे बिहार के जितने जेपी सेनानियों को मिलता है ये सब सम्मान योजना जो शुरू की गई और जो भी उनको मिल रहा है, तो इसके लिए अब हम लोगों ने ये सोच लिया है, आज ही हम लोगों ने सोच लिया और निर्णय कर लिया है कि भाई इसको अब बढ़ाएंगे। क्योंकि ये बताइए ना, ये तो 9 से ही सब कुछ है, 2009 से ही समय बीत गया है। तो अब जितने जेपी सेनानी हैं जो जेल में उस समय गए 1 महीने से 6 महीने के बीच में, उनको 5,000, अब उसका 1.5 गुना करेंगे, अब उसको उनका 7,500 रुपया करेंगे। और जो 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे उनको जो 10,000 है उसको बढ़ा करके अब 15,000 रुपया कर देंगे हम लोग, ताकि जेपी सेनानियों का जो भी हो, उसमें भी तो कई बहुत उम्र के लोग, अब उसमें अगर किसी का निधन भी हो जाता है तो उसके घर में पति या पत्नी जो भी हो उनके लिए भी वही जब तक जीवित हैं, ये हम लोगों ने ये सब सम्मान योजना की राशि देने का हम लोगों का निर्णय कर दिया है। और आप तो जानते ही हैं जेपी का क्या वाहन था, 5 जून को 74 में क्या कहा था, संपूर्ण क्रांति। और आज आप जानते हैं कि हम लोग सब चीज़ को उनके नाम के साथ संपूर्ण क्रांति को जोड़ते हैं। और वो तो जब भाषण करते थे गांधी मैदान में, हम लोग तो बाजाप्ता सदस्य थे, उसमें रहते ही थे। आज तक हमको याद है जो उन्होंने घोषणा की थी संपूर्ण क्रांति की। और बाद में सब लोगों ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, बहुत सारी बातें होती थी। तो एक रोज़ गांधी मैदान में फिर भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा जो ये घोषणा है संपूर्ण क्रांति, वो लोहिया के सप्त क्रांति की तरह ही है। तो ये सब चीज़ें उनकी जितनी थी और कितना ज़्यादा उनका सब लोगों के साथ लगाव, और सप्त क्रांति पर जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हमको काम करने का मौका मिला रेल के मंत्री के रूप में, तो उसी समय हम लोगों ने संपूर्ण क्रांति ट्रेन की शुरुआत की पटना से दिल्ली के बीच। ट्रेन का नाम ही दे दिया संपूर्ण क्रांति ट्रेन। तो एक एक चीज़ होता रहता है। हम लोगों ने तो हर प्रकार से उनके नाम को सब लोगों के बीच में अब जानता रहे कि क्या चीज़ है। जब ट्रेन पर चलेगा नाम है संपूर्ण क्रांति, तो ध्यान में तो आएगा ना भाई कि संपूर्ण क्रांति क्या है और संपूर्ण क्रांति किनका आह्वान था। तो एक एक चीज़ हम लोगों ने करने की कोशिश की है। और उनका जो घर, आज भी तो हम लोग सब दिन उनके जन्मदिन दिवस के अवसर पर जाते ही रहे। ये पिछले साल ही कोरोना के चलते सब बंद था, वो अलग बात है। फिर आज हम वहाँ पर गए और सब लोगों को देख करके काकिर वहाँ पर जो महिला चरखा समिति है वो कदम कुआं में, उसका और विस्तार करने के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है। और उन लोगों को हम लोगों ने दिया था कॉर्पस फंड के रूप में 3 करोड़ रुपया सरकार द्वारा दिया गया था। अब इसकी राशि को और आज ही हमने कह दिया कि आज इस राशि को बढ़ा दिया जाएगा, किसी भी तरह से इसका सदैव मेंटेनेंस हो और इसके निर्माण के लिए और आगे जो भी बढ़ाना है। जेपी का जो निवास था, घर था, कितनी बार जब जेपी मूवमेंट चल रहा था तो जब मीटिंग बुलाते थे छात्रों का, तो वहाँ हम लोग जाते थे, सबको हम बताते रहते हैं कि देखिए यहीं पर मीटिंग करते थे। और जो उनका रूम था जिसमें वो सोते थे, कितनी बार हमको आज भी अपने आप को हम सौभाग्य मानते हैं कि अपने कमरे तक में जहाँ सोते थे वहाँ भी हमको आने का अनुमति दिया अपने समय में। तो ये सब एक एक चीज़ याद है, हम लोग भला भूल सकते हैं। जब तक जीवन है तब तक तो उनके प्रति जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है वो तो रहेगी। और आज जो हमने बता दिया कि महिला चरखा समिति का जो हो रहा है, तो आज जब आपने कार्यक्रम कर दिया है यहाँ पर गांधी संग्रहालय में, तो गांधी संग्रहालय के लिए भी तो जो कुछ भी हम लोग को करना रहता है वो सब तो हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन अब गांधी संग्रहालय के लिए भी जो राशि का आवंटन किया गया था, अब उनकी कुछ इच्छा है कि उसका भी राशि का आवंटन कर दिया जाए। तो हम लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि इनके लिए भी उस राशि का आवंटन कर दिया जाएगा, यहाँ पर के लिए भी। तो हर प्रकार से जो भी है जेपी की स्मृति में ये सब काम तो करना ही है, लेकिन उनके विचारों को, बापू के विचार को, जेपी के विचार को, लोहिया जी के विचार को,
जो ये विचार थे जो सबके हित में है, देश को आगे बढ़ाने वाला है, उसको निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लोगों तक हम सब लोगों को पहुंचाना है। इस काम को हम लोग करते रहेंगे। और आज हम बता देते हैं, जो गांधी संग्रहालय की हमने चर्चा कर दी, 2 करोड़ रुपया का कॉर्पस फंड इनको दिया गया था कि इनको और ज़रूरत है, इच्छा है, तो आज ही हम लोगों ने सोच दिया है कि इसके अतिरिक्त 2 करोड़ के अतिरिक्त अब 3 करोड़ रुपया और भी कॉर्पस फंड में इनको देंगे, ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। पैसा जमा रहेगा, उसका जो इंटरेस्ट आता है उसके आधार पर किसी भी काम को यहाँ करने में कोई तरह की असुविधा आपको नहीं होगी। तो ये सब बातें तो मामूली रूप से अभी कही जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जेपी पर आपने लिखा है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और इन चीज़ों को आपने कहा कि आज सबको बांट देंगे, सब पढ़ेंगे, सब लोगों को इसके बारे में होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम पुनः इस बात को कहता हूँ कि नई पीढ़ी के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कहना है, सबको जानना चाहिए, और तभी इन चीज़ों से वो प्रभावित होंगे, तभी समाज में प्रेम का, भाईचारे का भाव रहेगा। कोई किसी से दुश्मनी नहीं करेगा, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारे का भाव रखेगा। इसलिए इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो ऐसा ही करते हुए आज आपके इस पुस्तक के इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मैं इसके लिए हमको भी आपने बुला लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से आप आगे भी अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप सबका नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि हम सबको विदित है, कार्यक्रम 2 चरणों में है। आप सबका धन्यवाद करता हूं इस लोकार्पण के लिए। टी ब्रेक के लिए हम सब रुकेंगे, उसके बाद खुला मंच, खुला सत्र आयोजित होगा, जिसमें हम सब आप सबसे मुखातिब होंगे। आप सब इस पुस्तक पर, इस पुस्तक की लेखिका के बारे में, जेपी आंदोलन के संदर्भ में अपनी बातें रखेंगे और लेखिका से साक्षात्कार भी करेंगे। तो मैं इस सत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से यहीं पर संपन्न करने की चेष्टा करता हूं। सुजाता। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके भाषण के पूर्व इस गीत की प्रस्तुति रामलीला मैदान, गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक मैंने की। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। इस गीत को बहुत दिनों के बाद सुजाता जी के अनुरोध पर मुझे गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस गीत को अंतिम बार मैंने तब गाया था जब 79 में 8 अक्टूबर के पहले जो दशहरा का फंक्शन था, उसमें जेपी ने अपने कमरे में लेटे लेटे इस गीत की फरमाइश मुझसे की थी। संयोग से उस समय लच्छू महाराज जी दशहरा में यहाँ तबला वादन करने के लिए पधारे थे और लच्छू महाराज जी के द्वारा उनके आवास पर भी तबला वादन का प्रोग्राम हुआ। और उस बीच, उस दरमियान लोकनायक ने इस गीत की फरमाइश की कि ये गीत मैं सुनना चाहता हूँ। और मैं उस दिन के बाद से आज सुजाता मैम के अनुरोध पर इस गीत को यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ।
प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, जाग उठी तरुणाई है। पर्वत की दीवार पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, रोक सकी तूफानों को। क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को, बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई शक्ति हो जो हमसे टकराई है, चूर चूर हो गई शक्ति हो जो हमसे टकराई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, जाग उठी तरुणाई है। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, रोक सकी तूफानों को। क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को, बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई शक्ति वो जो हमसे टकराई है, चूर चूर हो गई शक्ति वो जो हमसे टकराई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, जाग उठी तरुणाई है। सावधान पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं, होना है गुमराह नहीं। सीने पर गोली खाकर भी निकले मुख से आह नहीं, निकले मुख से आह नहीं। ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है, ऐसे वीर शहीदों ने देश की लाज बचाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, जाग उठी तरुणाई है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
हेलो जी। और इसी के साथ आज की संध्या का हम यहीं पे समापन करना चाहते हैं। आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रज़ी अहमद साहब का, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का, शिवानंद तिवारी जी का, और आप सभी जो गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए। आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया और जेपी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का जो संकल्प है, उन जेपी सेनानियों का जिन्होंने जेपी के साथ कार्य किया, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबका तहे दिल से, लेखिका की तरफ से, प्रकाशक की तरफ से और गांधी संग्रहालय की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अजीत प्रधान जी का और आप सभी नवरस से जुड़े हुए लोगों का, पेंगुइन की ओर से भी आपका धन्यवाद। तमाम वो जो लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर आए, सहयोग किया, उनका सबका, मीडिया बंधु का सबका हृदय से आभार, धन्यवाद।